एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी का जो एचटेट दिसंबर को होने वाला था एग्ज़ाम, वो आपका जनवरी तक शिफ्ट हो चुका है। ओके, आपका ये 20 जनवरी के अराउंड उसके बाद ही कंडक्ट कराया जा सकता है, राइट। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना है। आपको अपना रिवीजन, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज इसी सीरीज़ में आपके लिए लैंग्वेज और ईवीएस का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आप इसे मॉक टेस्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। ओके, आपको सेम टू सेम एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने आपको नहीं आते थे, सब कमेंट में बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। अगर आप अभी तक चैनल पर न्यू हैं, चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल से जुड़ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। ये आपका ईवीएस सेक्शन अभी शुरू हुआ है। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जल पारिस्थितिकी तंत्र या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। बेंथिक क्षेत्र आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जल पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तालाब, नदियाँ, दलदल, झरने, झीलें और दलदल, नदियाँ, धारा और झरने, झीलें, तालाब और ताल। क्या होगा इनमें से करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, झीलें, तालाब और ताल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपने बचपन में भी अगर सीरियसली ईवीएस की क्लास पढ़ी होगी तो आपको ये 3R आराम से पता होंगे, ठीक है। 3R का मतलब, पहला R आपका होता है रिड्यूस, दूसरा R होता है रीयूज़ और तीसरा R आपका होता है रीसाइकिल। ये है आपका 3R का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र क्या है। ओजोन छिद्र क्या है। वायुमंडल में छिद्र है, क्षोभ मंडल में छिद्र है, ओजोन परत का क्षरण है या फिर जल मंडल में छिद्र है। अगर आपने सीटेट की क्लासेस देखी होंगी तो उसमें आपका ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार रिपीट हो चुका है और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। ओके, कॉमन क्वेश्चन है ये टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन में, ओजोन होल का अर्थ होता है ओजोन परत का क्षरण, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, उसमें आपका डिफेक्ट आ रहा है, उसमें होल हो रहा है, वो भी पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओजोन लेयर आपकी समताप मंडल में आपके पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल यानी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पर 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन डे आपका कब सेलिब्रेट होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओजोन डे, ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति डैश वातावरण में एक साथ रहता है, शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या फिर ऑल। एक आदमी या एक व्यक्ति डैश वातावरण में एक साथ रहता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ओके सो यहाँ पर बताना है ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है। ऑप्शन है आपके Hg यानी मरकरी, Pb लेड शीशा, कैडमियम तांबा या कॉपर। कौन सा आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, Pb लेड या शीशा। नेक्स्ट है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है आपका करेक्ट आंसर। जैव कार्बनिक पदार्थ, जीवाणु या फर्स्ट और सेकंड बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और 2 दोनों। ठीक है नेक्स्ट है मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषक हो सकता है। प्लास्टिक, लोहे का कचरा, अपमार्जक या फिर कांच का कचरा। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका देखते ही सॉल्व करने वाले होते हैं। ठीक है ये आपके फ्री के नंबर होते हैं अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन प्लास्टिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। Br2, Cl2, NO2 या फिर HNO3। Br2, Cl2, NO2 या फिर HNO3 क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 HNO3। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किलिमंजारो पर्वत या माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तंजानिया, केन्या, घाना या फिर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ओके सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोषक तत्वों द्वारा जल संवर्धन से तालाब में होने वाली अत्यधिक शैवालीय वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है सुपोषण, जैव उपचारण, जैव आवर्धन या जैव संदीप्ति। क्या कहा जाता है आपका। सो यहाँ आपका जो सुपोषण है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपोषण आपका किसी झील के प्राकृतिक काल प्रभावन को संदर्भित करता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है ऐसा उसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। ठीक है और यहाँ पे पोषक तत्व से आपका जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से रिलेशन है। ठीक है यहाँ पर जो पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात हो रही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन क्या कहलाता है। सो ये आपका क्या कहलाता है बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रदूषण। ओके सिंपल था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है जनसंख्या घनत्व से, खाद्य से, यातायात के साधन से या फिर उपयुक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल। ओके प्राकृतिक पर्यावरण आपका सभी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस में नापा जाता है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉप्सन यूनिट, डेसिबल, डेकामीटर या फिर किलो बेस। ओके
सो क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका डॉप्सन यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ओजोन वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से ये हमें बचाता है, जिससे हमें और इसके रिलेटेड डिसीजेस नहीं होती हैं, ठीक है। और इसकी जो मेज़रमेंट होता है वो डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल खरीफ फसलें होती हैं? केवल खरीफ फसलें होती हैं। मक्का और मटर, जौ और चना, कपास और धान, या धान और सरसों। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, कपास और धान। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फसल को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है? फसल को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है पूछा है आपसे। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विनिमेय उर्वरक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक बताना है, यानी जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, CFC किस में इस्तेमाल होता है? सो अगर आप चैनल पर अवेलेबल HTET की प्लेलिस्ट देख चुके हैं या आप चैनल से जुड़े हुए हैं और सारे ही जो प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं उन्हें आपने सॉल्व किया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस मॉक के अटेंड कर लेंगे, यानी आंसर कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन या रेफ्रिजरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है, जिससे अंततः पक्षी अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं? क्या होगा इनमें से करेक्ट ऑप्शन? सो यहाँ पर आपका DDT सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर या फिर ऑल। सो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी की जलवायु किसके कारण बदल रही है? एल नीनो प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग या फिर प्राकृतिक आपदाएं। सो जिस स्पीड से हम ह्यूमंस पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है, इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में आपसे DFC का फुल फॉर्म पूछा है। ओके, DFC का फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें से बताइए आप। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, डेट्रिट्स फूड चेन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओके, जब भी आपसे प्रश्न में नहीं वर्ड दें, नहीं शब्द, तो उसे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? वनों की कटाई, यानी जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है, ये अधिक
इसको काटे जाते हैं पेड़ और उसको डिस्टर्ब किया जाता है। सो ये आपका किया जाता है किसमें? ये किया जाता है आपका वाणिज्यिक खेती में। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द्वितीयक मलजल उपचार मुख्य रूप से एक क्या है? जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया या फिर रासायनिक प्रक्रिया? सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैविक प्रक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वायु के घटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं? ओके, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और जलवाष्प, धूल और धुआं या फिर धुआं और जलवाष्प? सो जो आपका थर्ड ऑप्शन है धूल और धुआं, ये दोनों ही हमारे जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। ओके, ह्यूमन में तो ये स्पेशली लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है? यमुना रिवर, चेनाब रिवर, कावेरी रिवर या फिर आपका कौन सा माही रिवर? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना रिवर। ओके, यमुना रिवर की बात करें तो ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी होने में। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर 4 माही रिवर। तो माही रिवर से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है और वो है कि कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, यानी ये हमारी कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। सो जो माही रिवर है वो ऐसे 2 बार इसे कट करती है या इससे होकर गुजरती है। सो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहने वाली रिवर है। ओके, ये रिवर भी आपकी प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, ठीक है, लेकिन इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है चेनाब रिवर। चेनाब नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। ओके, सो ये था आपका यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ओके, 8848 मीटर, 8611 मीटर, 8484 मीटर या फिर आपका 8888 मीटर? सो बात करें माउंट एवरेस्ट की तो संस्कृत और नेपाली भाषा में इसका नाम सागरमाथा है। आप इसे नोट कर लीजिएगा एक जगह, ठीक है, सागरमाथा नेपाली और संस्कृत में, ठीक है। तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा कहते हैं। चीनी भाषा में इसे झुमुलंगमा फेंग कहते हैं। ओके, बात करें इसकी हाइट की तो इसकी हाइट है आपकी 8848 मीटर यानी 8848 मीटर और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट को मेज़र करने के लिए आपकी किन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? यानी जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट आपका हर साल कुछ थोड़ा बहुत उसकी हाइट में इंक्रीमेंट होता है, तो ये जो नापना है इसकी हाइट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पहली चाइना के पास है, चाइना का काम है इसको नापना, और दूसरी यूएसए के पास है। ओके, और दोनों के डेटा जब मैच हो जाते हैं उसके बाद फाइनली हम जो अपनी एवरेस्ट की हाइट है इसके डेटा में चेंजमेंट करते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका कि जो मेज़र की करवाता है वो चाइना और यूएसए दोनों ही अपनी अपनी जो रीडिंग है वो देते हैं
इन दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पर हमारे ये 30 क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं ईवीएस के। ओके, सो आप अभी तक चैनल पर नहीं हुआ तो जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, वो भी लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11, 9, 15, 10। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ओके, सो हमारी स्वरों की संख्या की बात करें तो हो जाती है 11। ठीक है, 11 आपके स्वर हैं। छोटा अ से लेकर औ तक आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और जिसमें अंग और आह को अगर हम मिला देते हैं तो ये संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, बात करें स्वर की तो आपके 11 होते हैं, अंग और आह के मिल जाने पर इनकी संख्या 13 हो जाती है। ओके, अंग आपका अनुस्वार है और यहाँ पे ये आपका विसर्ग होता है। अंग और आह दोनों ये अयोगवाह हैं। यहाँ पर आपसे अगर पूछे हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला आपका स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना होता है। हिंदी में वर्ण यानी स्वर और व्यंजन की संख्या आपकी कुल संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 41। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य नहीं है। इनमें से कौन सा आपका मिश्र वाक्य नहीं है, आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गरीबों की सहायता करने वाले धर्मात्मा होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है इनमें से लाघव चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह आपसे पूछा गया है। लाघव चिन्ह आपसे पूछा है तो आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी हमें कोई चीज़ शॉर्ट में लिखनी होती है तो हम उसके आगे ऐसे डॉट बना देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं, तो ये दोनों ही आपके लाघव चिन्ह को दर्शाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, योग, रूढ़ या फिर देशी? सो हिंदी के टॉपिक वाइज डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। संधि, वाच्य, आपके तत्सम, तद्भव, ये सभी अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें आराम से पढ़ें। ठीक है, इनकी डेडिकेटेड वीडियो वो ज़रूर देखें। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योग रूढ़। ओके, योग रूढ़ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? ममत्व, मोटा, मैना, मदारी। बचपन से हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपकी बिल्कुल भी गलती होनी ही नहीं चाहिए। मोटा आपका संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से आपको एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और पता करना है कि कहीं उसमें एरर तो नहीं है। ठीक है, सो एरर, विदाउट एरर वाला आपको वाक्य का पता करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन, आज उसके रहस्य का राज खुल गया। ठीक, सो नेक्स्ट है, यहाँ आपको विलोम शब्द दिए गए हैं। असंगत यानी एक ऐसा पेयर है जो आपका करेक्ट नहीं है, उसमें पहचानना है। गणतंत्र का राजतंत्र, अमावस्या का पूर्णिमा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि या फिर गरल का विष। यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरल का विष। ओके, नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। या आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपके पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, आपके खोज कर लाए गए हैं। ओके, सो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे तो ही बैठूँगा। ओके, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। यानी इनमें से ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है जिनमें एकदम करेक्ट पर्यायवाची दिए गए सरन के। सो सरन का आपका बेसिकली जो सेकंड ऑप्शन है, आश्रय, रक्षा और बचाओ, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शशांक का सही संधि विच्छेद बताइए। संधि वाला वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपके उसमें बहुत सारे प्रश्न जो आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं लिए गए हैं। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी उस वीडियो से, सो आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शश प्लस अंक। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वो वीडियो आपको बताया गया है। आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा संधि का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, बलि या बली। ओके, सो यहाँ पे आपका बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। बहिन, कला, निवास, वीर, बलिदान, वीर, महक या बलिदान। तो बात करें बहन की, तो बहन का अर्थ होता है भगिनी। कला का अर्थ होता है चित्रकारी। ओके, निवास का अर्थ होता है आवास जहाँ हम रहते हैं। और वीर का अर्थ होता है आपका बलि। ओके, नेक्स्ट है बलिदान और वीर। ठीक है, महक और बलिदान, आपका महक का अर्थ होता है सुगंध और बलिदान का अर्थ होता है बलि। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है बलिदान और वीर, ये एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बन जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। सो इसका अभिप्राय है आपका दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर में कौन सा समास है। अगेन समास पर एक प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है, टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ, आप ज़रूर देखिएगा उसको। ओके, आपको फास्टेस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा समास का उससे। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन कर्मधारय समास आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न समूहों में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध है। यानी इसमें आपको करेक्ट लिखा हुआ ग्रुप ढूंढना है। सो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपका शुद्ध वर्तनी दी गई है कृतघ्न, केंद्रीकरण और ईर्ष्या। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हैरी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू सी मैजिक। डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है हैरी सेड टू मी डू यू वांट टू सी मैजिक, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज करना है। ओके, पी दिया है आपको, यानी आपको एक
कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिन्हें आपको अरेंज करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए वो आपके। ओके, सो डिड नॉट नो, ही वॉज नर्वस एंड व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट व्हाट टू डू। ओके, सो यहाँ पर जो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर्स से होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आर हमारा फर्स्ट में होगा, ये तो कॉमन सी बात है, और आर से शुरू होने वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, वो भी है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। सो ये आपके इस तरीके से एलिमिनेट करके भी थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करने में आसानी से समझ आ जाते हैं। सो बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। I always tries to chocolate for you. I always try to chocolate for you. सो यहाँ पर टू के बाद आपका ब्लैंक है, ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रिंग फिल करना है आपका। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, सो ING फॉर्म आएगी नहीं एंड ये भी नहीं आ सकती, तो ब्रिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच कैन रिप्लेस द गिवन एक्सप्रेशन। वन हु हेट्स मैनकाइंड, सैडिस्ट, नार्सिसिस्ट, मिज़ेंथ्रोप या फिर मिजोलॉजिस्ट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, मिज़ेंथ्रोप। ओके, मानव द्वेषी स्वभाव का। नेक्स्ट हो जाएगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, रिमूव ऑल स्टेन्स केयरफुली एंड क्लीन द विंडोज, सेट द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर। सो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टेड द वर्कर टू रिमूव ऑल द स्टेन्स केयरफुली एंड क्लीन द विंडोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम इन द गिवन वर्ड। अबेंडमेंट का मीनिंग आपका होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग अबेंडमेंट के जैसा ही है। ओके, सो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेरेलिक्शन का मीनिंग होता है त्यागना, कर्तव्य का त्याग। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। ज्यूरिडिक्शन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि चूज द वर्ड विच इज़ नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबॉलिश का अर्थ जो है उसका ठीक ऑपोजिट मीनिंग आपका कौन से वर्ड की है आपको बताना है। ओके, सो एबॉलिश का मीनिंग क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ओके, सो एबॉलिश का मीनिंग होता है फिनिश करना। ओके, पूरी तरीके से फिनिश करना। तो नेक्स्ट आपका ऑपोजिट हो जाएगा कन्फर्म। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेंस। अंडरलाइन आपका वर्ड है ये गिफ्ट ऑफ द गैप। ओके, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैप दैट ही कन्विंसेस एवरीवन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पावर ऑफ स्पीच। ओके, इडियम्स द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। सो यहाँ पर आपका जो कॉलिन है इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है।
कॉल्स ऑन, कॉल्स एट, कॉल्स ऑफ या कॉल्स फॉर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉल फॉर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम। एक्टिव फॉर्म बतानी है आपकी। वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम। सो इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा, डिड ही गिव द मैसेज। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Extreme sadness and pitiful cries, ये आपका underline word है, सेंटेंस में ये underline portion है। Of people filled the whole atmosphere. So यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, the heart rending cries, ये इसका करेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर लाउड का अर्थ होता है आपका, लाउड क्राइज का अर्थ हो जाएगा, लाउड मतलब होता है उच्च स्वर, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक, यहाँ पे सब्सटीट्यूट आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। ओके, आपको बताना है किस पोर्शन में अंडरलाइन वाले करेक्ट एरर है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा गया है। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है आपका, लेटर गो टू द एग्जीबिशन इन द डिस्ट्रिक्ट आर्ट गैलरी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी मे बी अलाउड टू गो टू द एग्जीबिशन इन द डिस्ट्रिक्ट आर्ट गैलरी। ओके, सो यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस EVS के और 30 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज पोर्शन के। ओके, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अवेलेबल है HTET की प्लेलिस्ट, आप उसे ज़रूर देख लें। अगर आपने NTPC का फॉर्म फिल किया है, RRB NTPC का, तो चैनल पर अवेलेबल प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।